जरूरी सूचना। एबीपी न्यूज किसी भी तरह के अनुचित, असंसदीय, अपमानजनक या मान हानिकारक व्यवहार का समर्थन नहीं करता है। ये एक लाइव शो है और किसी खास समय में किसी पैनलिस्ट या मेहमान ने जो भी कहा या व्यवहार किया है वो एबीपी न्यूज के नियंत्रण से बाहर है। हम पैनलिस्ट या मेहमान के ऐसे व्यवहार के लिए खेद व्यक्त करते हैं। हम ऐसे कदम उठाएंगे ताकि भविष्य में ऐसी घटना न हो। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। पहले दौर की वोटिंग का करीब आखिरी घंटा बाकी है। शाम के 5 बजने को आ रहे हैं और आप जानते हैं शाम 6 बजे मतदान खत्म होने वाला है। वोटिंग खत्म होने में अब सिर्फ 1 घंटे का वक्त ही बाकी बचा है। आज आप जानते हैं लोकसभा चुनाव में मतदान का सिलसिला शुरू हुआ है। 7 चरणों में इस बार वोट डाले जाएंगे और ऐसे में पहले चरण के लिए 21 राज्यों की 102 सीटें, जिस पर अभी बस आखिरी घंटे वोटिंग और जारी रहने वाली है। वोटिंग खत्म होने में महज 1 घंटे का ही वक्त बाकी रह गया है। शाम 6 बजे तक वोटिंग चलेगी। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई है। 21 राज्यों की 102 सीटें हैं जिस पर वोट डाले जा रहे हैं। 16 करोड़ की आबादी आज वोट डाल रही है। 1625 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला किया जा रहा है और अभी तक जो मत प्रतिशत, वोटिंग परसेंटेज का आंकड़ा सामने आया है वो दोपहर 3 बजे तक का सामने आया है और उसमें बाजी मारता हुआ पश्चिम बंगाल नजर आ रहा है। तो लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण के चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। इस फेज में 21 राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों की कुल 102 सीटें जिस पर वोट डाले जा रहे हैं। मोदी सरकार के 11 मंत्रियों की किस्मत इसी फेज में दांव पर लगी हुई है। और देखिए, हिंसा की खबरें भी आज सामने निकल कर आई पश्चिम बंगाल से, जहां इस वक्त बम पर वोटिंग हो रही है। उधर दूसरी तरफ नॉर्थ ईस्ट में भी वोटर बहुत अच्छी संख्या में बाहर आ रहे हैं। लेकिन इसकी ठीक उलट तस्वीर सामने आती है बिहार से, उत्तर प्रदेश से, जहां पर वोटर टर्नआउट बहुत संतोषजनक तो नहीं कहा जाएगा। ये आंकड़े आपके सामने हैं, दोपहर 3 बजे तक के आंकड़े आपके सामने हैं। उत्तर प्रदेश में 47% और बिहार में तो देखिए महज 40% के आसपास ही वोटिंग हुई है। 3 बजे तक का आंकड़ा आपके सामने है। उत्तर प्रदेश में आज 8 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। बिहार में 4 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल देख लीजिए जरा, 3 लोकसभा सीटों पर पश्चिम बंगाल में वोटिंग हो रही है और यहां दोपहर 3 बजे तक का आंकड़ा 66% के करीब पहुंच गया था। वोट प्रतिशत का किसी प्रत्याशी के हार जीत पर कैसा असर होता है? कम वोटिंग अगर होती है तो किसी के लिए फायदेमंद होती है, किसी के लिए नुकसानदेह भी हो सकती है। बम्पर वोटिंग, इसका असर क्या होता है? फायदा, नुकसान? जो सत्ता में है क्या वो इसको सत्ता विरोधी लहर के तौर पे देखे या फिर जो सत्ता में है वो इसको अपने लिए समर्थन के तौर पर देखे? ये वो तमाम सवाल हैं जिसको लेकर अलग अलग आंकलन होते रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ हमारे रिपोर्टर्स का सबसे बड़ा नेटवर्क जो इन अलग अलग 102 सीटों में आज दिन भर मौजूद रहा और अभी भी आप तक खबर पहुंचाने के लिए हमारे साथ डटा हुआ है, और साथ ही खास मेहमानों का पैनल उनके पास आपको लेकर चलेंगे। आपका परिचय सबसे कराएंगे, लेकिन पहले जरा झलकियां देखिए कुछ आज की। और आइए जल्दी से मैं आपका परिचय करा देती हूँ। इस वक्त खास मेहमान हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से आप देख रहे हैं प्रेम शुक्ला जी, आप देख रहे हैं बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़ गए हैं, पार्टी के प्रवक्ता हैं। कुछ ही देर में कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ सुरेंद्र राजपूत जुड़ेंगे, पार्टी के प्रवक्ता, और साथ ही 2 वरिष्ठ पत्रकारों को आप देख रहे हैं स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं, विनोद अग्निहोत्री जी, राकेश शुक्ला जी। बहुत स्वागत आप सभी का। सबसे पहले प्रेम शुक्ला सर का रुख करते हैं और उनसे जानते हैं। प्रेम शुक्ला जी, ये जो वोटिंग परसेंटेज का अभी तक का आंकड़ा आया है, और मैं पश्चिम बंगाल से सर इसलिए शुरुआत करने जा रही हूँ क्योंकि सबसे ज्यादा उत्साह अगर इन 102 सीटों में किसी राज्य के मतदाताओं में नजर आ रहा है तो वो पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल की जिन 3 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं वो तीनों लोकसभा सीटें 2019 में आपकी पार्टी के खाते में गई थी। तो इस मतदाता के उत्साह को आप किस रूप में देख रहे हैं आज? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को एक बार फिर से 400 पार कराने का संकल्प लेकर जो है बंगाल के मतदाता मैदान में उतरे हुए हैं। और संदेश खाली में जिस तरह से
सुश्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में शाहजहां शेख को संरक्षण और दलित समाज की बलात्कार पीड़िताओं के विरुद्ध जो है गतिविधियां वहां की राज्य सरकार ने किया, उससे उपजे जनाक्रोश का परिणाम भी इन सीटों पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। सुश्री ममता बनर्जी के खिलाफ और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के समर्थन में प्रचंड जनादेश के संकेत हैं। तो सर फिर इसको बिहार में अगर ट्रांसलेट किया जाए तो उसे किस रूप में देखा जाएगा? क्योंकि बिहार की ये सीटें जहां पर वोटिंग हो रही है ये भी एनडीए के खाते वाली सीटें हैं सर, और वहां पर तो वोटिंग प्रतिशत दोपहर 3 बजे तक जिस तरीके से बम्पर वोटिंग पश्चिम बंगाल में, वहां बिहार की इन 4 सीटों में सर मतलब सबसे कम जितने राज्यों में वोटिंग हो रही है वहां से आंकड़ा निकल कर आ रहा है, तो मतलब वहां पर आपके खिलाफ है माहौल। देखिए हर राज्य में जो है रोमाना जी अलग अलग पैटर्न पे वोटिंग होती है। अच्छा। नॉर्थ ईस्ट में 90% तक वोटिंग होती है। बंगाल में आप देखेंगे, बंगाल के आप विधानसभा चुनाव में मत प्रतिशत देखिए, लोकसभा चुनाव मत प्रतिशत देखिए, बिहार का देखिए। हाँ जी। तो अलग अलग मतदान करने की, मत प्रतिशत होने की जो है वो हमेशा से परंपरा रही है। हाँ जी। अब उसको आप जो है किस समय कितना मतदान हुआ उसके आधार पर विश्लेषण टेलीविजन चैनल पर कुछ देर के लिए करके उसका जो है आनंद लिया जा सकता है। नहीं, मैं आनंद नहीं ले रही हूँ सर, मैं तो बिल्कुल आपसे यही कहलवाना चाह रही थी। आंकड़ा मैं नहीं आ आपसे जाता बिल्कुल है। यही कहलवाना चाह रही थी सर, क्योंकि पश्चिम बंगाल की अगर बात की जाए ना तो देखिए पिछली बार लोकसभा चुनाव में ये जो 3 सीटें हैं जहां पर वोट डाले जा रहे हैं, हाँ बिल्कुल सर, और वही लेने के लिए हम लोग यहाँ पर सब बैठे हुए हैं, ऐसे ही हंसते मुस्कुराते हुए हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बस दर्शकों को ये जानकारी दे दूं कि पश्चिम बंगाल की वो सीटें जहां पर आज बम्पर वोटिंग हो रही है, अगर 2019 की बात की जाए तो तब भी इन 3 सीटों पर औसतन मैं आपको आंकड़ा दे रही हूँ करीब 85% वोट डले थे, जहां दोपहर 3 बजे तक का मैंने आपको आंकड़ा दिया 86% वोटिंग हो गई है। अच्छा, इसी तरीके से बिहार जिसको लेकर मैंने अभी शुक्ला जी से सवाल किया था कि साहब 3 बजे तक तो 40% वोटिंग हुई है, तो यहां पर बिहार की इन 4 सीटों में 2019 की अगर बात करूं जहां आज 3 बजे तक 40% वोटिंग हुई है, वहां पिछली बार 2019 में जो मतदान का प्रतिशत का एक एवरेज आंकड़ा रहा था वो करीब 53.5% का ही रहा था। इसीलिए अब उस बात पर आ रही हूं जिस पर मुझे लगता है एक राय वरिष्ठ पत्रकारों की हम लेंगे। जी बिल्कुल, आप वही कह रहे थे। यही तस्दीक मैं भी कर रहा था। मैं काउंटर कहाँ कर रही हूँ सर, मैं काउंटर कहाँ कर रही हूँ, मैं तो उसी बात को आगे बढ़ा रही हूँ और मैं यही कह रही हूँ कि फिलहाल इस मत प्रतिशत से कुछ भी कंक्लूड करना, किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना फिलहाल नामुमकिन सा नजर आता है। जल्दी से विनोद जी। मत प्रतिशत बढ़ने और घटने के नतीजे हमेशा अलग अलग आए हैं। ठीक है। कई बार बहुत ज्यादा मत प्रतिशत पड़ा तो सरकारें बदल गईं, कई बार नहीं बहुत ज्यादा बढ़ा तो सरकारें नहीं बदली, इसी तरह कई बार कम हुआ तो सरकार बदली और कई बार कम हुआ तो नहीं बदली। तो इसलिए मत प्रतिशत से कोई निष्कर्ष निकाल लेना, पहले हुआ करता था आज से 20 साल पहले कि मत प्रतिशत ज्यादा हो गया तो माना जाता था एंटी इनकम्बेंसी है, क्योंकि वोटर या तो किसी को लाने के लिए निकलता है, किसी को हटाने के लिए निकलता है। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं। लेकिन अब जो है एक तो पहले क्या था, पहले पार्टियां भर भर के अपनी अपनी गाड़ियों में अपने वाहनों में लाती थी, लेकिन चुनाव आयोग की सख्ती जब से हुई है तब से वोटर और जब से साधन बने हुए अपने साधनों से जाते हैं, तो जिसको वोट जिसको देना होता है वो पहले से तय कर लेता है, उस पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता नहीं है। इसलिए मत प्रतिशत के आधार पर कोई निष्कर्ष निकालना अब थोड़ा सा गड़बड़ होने लगा है। राकेश शुक्ला जी, आपका आंकलन? जी देखिए, मत प्रतिशत को लेके एक चीज जरूर कहा जा सकता है, कई बार ज्यादा मतदान होने के बाद सीट भले न बढ़े लेकिन मार्जिन बढ़ जाती है। ओके। 2019 का उत्तर प्रदेश का चुनाव इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि 2014 में मत प्रतिशत कम होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की सीट बढ़ी और 2019 में मत बढ़ने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की सीट नहीं बढ़ी, कम हुई बल्कि। हाँ, 73 से मतलब नहीं बढ़ी, मतलब मेरे कहने का मतलब यही है। तो मध्य प्रदेश, अब हम मध्य प्रदेश पे जाएं तो मध्य प्रदेश में सीटें भी बढ़ी और उसके साथ मत प्रतिशत भी बढ़ा। मध्य प्रदेश में 7.5 लाख 8 लाख वोट तक गए, भारतीय जनता पार्टी को मिले, कांग्रेस को भी अच्छा खासा वोट मिला। तो मत प्रतिशत बढ़ने और घटने को लेके हम पहले से ही एक अनुमान लगा ले कि सीटें बढ़ रही हैं या घट रही हैं, वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है, वोटिंग परसेंटेज को लेकर फिलहाल किसी भी तरीके का अनुमान लगाना, इससे बचना चाहिए। यही जो राजनीतिक पंडित यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं, उनका ये ज्ञान है, इस ज्ञान को आप भी अपने पल्ले से बांध लीजिए। फिलहाल जल्दी से मैं आपको ग्राउंड पर लेकर चलूं, उससे पहले सुरेंद्र राजपूत जी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं और जरा उन्हीं से एक रिएक्शन लेते हैं। ये आज पहले फेज के लिए 102 सीटों पर जो वोट डाले जा रहे हैं, इसमें बिहार जहां पर दोपहर 3 बजे तक 40% वोटिंग वाला आंकड़ा और दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल जहां दोपहर 3 बजे तक आंकड़ा 66% मतदान का पहुंचता है। आप किस रूप में इसको रीड कर रहे हैं सर, जल्दी से?
एक तो आपकी जल्दी जल्दी क्या होती है, हम जैसे लोगों की जान ले लेती है रोमाना जी। हम लोग जल्दी जल्दी चक्कर में डर जाते हैं आपसे। प्रेम शुक्ला जी से आराम से, हमसे जल्दी जल्दी। आप जुड़ते भी तो देर से है हमारे साथ। प्रेम शुक्ला जी टाइमली शो शुरू होने से पहले अपनी कुर्सी पर आकर ऑडियो चेक कराकर बैठे हुए थे। ये आप अपनी टेक्निकल टीम से पूछिए। मैं 5 बजने में 5 मिनट पर जुड़ गया था, उन्होंने नहीं जोड़ा, मैं क्या कर सकता हूँ। वो भी बेईमानी कर रहे हैं। तसल्ली से रख लीजिए बात अपनी, मैं जल्दी नहीं कर रही। कहिए जी, बहुत शुक्रिया। 2 बातें बड़ी साफ हैं। देखिए, बंगाल का मत प्रतिशत हमेशा ही बिहार के मत प्रतिशत से ज्यादा होता है, हमेशा ही ज्यादा होता है। गोवा का मत प्रतिशत ज्यादा होता है, उत्तर प्रदेश के मत प्रतिशत से थोड़ा सा हमेशा ज्यादा होता है, क्योंकि हम लोग गरीब लोग हैं, हमारी माइग्रेटेड पॉपुलेशन होती है। हमारा वोट यहाँ होता है, रहता हमारा आदमी बम्बई में, जैसे प्रेम शुक्ला जी हैं, रहने वाले यहाँ उत्तर प्रदेश के। अपना ही आदमी बता दिया आज आपने प्रेम शुक्ला जी को। ये बड़ी सही बात कर दी आपने। इस चीज को जानने, प्रेम शुक्ला जी से हमारे वैचारिक मतभेद है, वैसे कहीं कोई दिक्कत थोड़े। वैचारिक हम लोगों के बिल्कुल घनघोर मतभेद है। तो हम जो है आपसे जो बात कह रहे हैं, जहां पर पॉपुलेशन उनकी वहीं पर है, तो वहां मत प्रतिशत ज्यादा होगा, और मत प्रतिशत 100% होना चाहिए। कोई जीते कोई हारे, मतदान 100% होना चाहिए। मतदान को लेकर के सारे पॉलिटिकल पार्टीज को ये जरूर कहना चाहिए कि भाई आप 100% मतदान कीजिए, ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। बिल्कुल सर, और मैं ये कहना चाहती हूँ अपने दर्शकों को कि बहुत कम ऐसा होता होगा कि किसी बात पर अलग अलग पार्टियों के नेता जो बिल्कुल अलग अलग गठबंधन में हो वो सहमति जताएं, लेकिन ये जो आखिरी हिस्सा अपनी बात का कहा है ना अभी सुरेंद्र राजपूत जी ने, इससे पूरी तरीके से सहमत प्रेम शुक्ला जी भी होंगे, इससे पूरी तरीके से सहमत मैं भी हूं कि साहब मत प्रतिशत जो है वो ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। ये अपील आज सुबह सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी की गई थी, और आज दिन भर एबीपी न्यूज पर हमने भी आपके सामने बार बार इस बात को दोहराया, और अभी भी मौका है, आखिरी 1 घंटा है, आखिरी 1 घंटा है। राहुल गांधी जी ने भी की थी, राहुल गांधी जी ने भी की थी, कांग्रेस के नेताओं ने भी की है, ये भी मैंने बता दिया। हाँ, सब सहमत हैं, सब सहमत हैं इस बात से। अब जल्दी से जरा ग्राउंड पर लेकर चलते हैं दर्शकों को। वीरेश पांडे इंतजार कर रहे हैं, पीलीभीत से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कैसा रहा आज मतदान का दिन वीरेश? पीलीभीत की क्या तस्वीर उभरी पूरे दिन? देखिए, अगर मतदान की हम बात करें पीलीभीत में, तो सुबह से मतदान एक सामान्य स्तर से और औसत दर्जे का हो रहा है, और अभी तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूं लगभग 50% मतदान हो चुका है। ऐसे में जो यहाँ के लोग हैं उनका ये कहना है कि पिछली बार 19 की तुलना में, 14 की तुलना में यहाँ प्रतिशत अभी इस समय के लिहाज से थोड़ा कम है, लेकिन जो मतदाता है उनमें उत्साह, एक बराबर निरंतरता बनी हुई है। मैं गाँव के इलाके में भी घूमा तो जितनी शहर में उत्साह है उससे ज्यादा गांव के लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। और जाहिर सी बात है, जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, और यहां पर जब हम पीलीभीत में बात करते हैं अल्पसंख्यक समुदाय की, तो यहां सिख कम्युनिटी का लगभग 1 लाख से ज्यादा मतदाता है, तो उनकी भी मैं बात कर लेता हूं। वहां का जो मत प्रतिशत है वो ज्यादा है वहां, और यानी हम बात करें मुस्लिम मतदाताओं में तो वहां भी मत प्रतिशत ज्यादा है। अगर शहर की बात करें, वहां का जो माहौल है वो थोड़ा सुबह से ही एक शिथिलता, एक अलसाया हुआ दिन शुरू हुआ, और अभी तक वो बना हुआ है। इस बात को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता हैं, जो बूथों पर काम कर रहे हैं, वो थोड़ा निराश हैं, इस बात को देखने को मिल रहा है। लेकिन खैर, यहाँ पर वरुण गांधी और जितिन प्रसाद और गंगवार साहब, ये तमाम बड़े मुद्दे हैं, उनको लेकर आपस में चर्चा विचार विमर्श हो रहा है। तो ये एक बड़ा पहलू है कि अभी तक 50% मतदान हुआ है, और मतदान की प्रक्रिया निरंतर चल रही है, और मतदाताओं में, जैसा मैंने बताया, कि उत्साह एक निरंतरता के साथ बना हुआ है। रोमाना, ठीक है। प्रेम शुक्ला जी, कहीं ये एक चैलेंज तो नहीं बन जाएगा कि एक माहौल ऐसा बन गया है कि अब की बार 400 पार, जो बीजेपी के समर्थक या बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जिस तरीके का कॉन्फिडेंस बीजेपी की तरफ, बीजेपी के बड़े नेताओं की तरफ से दिखाया जा रहा है कि वो मानकर बैठ गए कि बीजेपी तो आ ही रही है, हमारा 1 वोट देकर कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, बीजेपी तो आ ही रही है। तो आपके जो समर्थक हैं, कहीं उनका उत्साह तो थोड़ा कम नहीं हो रहा है? ये एक चुनौती आपको लगती है क्या प्रेम शुक्ला जी? नहीं रोमाना जी, बल्कि और उत्साहित होकर वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान को जनादेश में परिवर्तित करने के लिए उत्साह पूर्वक वो मतदान के में हिस्सेदारी कर रहे हैं। अच्छा, हमको जहां जहां से भी रिपोर्ट आ रही, जैसे हमारे मैं भी इससे मुंबई में बैठा हूँ, महाराष्ट्र की 5 सीटों पर मतदान है आज। नागपुर में मतदान है, रामटेक में मतदान है, गोंदिया में मतदान है, चंद्रपुर में मतदान है। तो इन सीटों से हमें रिपोर्ट आ रही है
कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थक, भारतीय जनता पार्टी के मानने वाले और मोदी जी के प्रेमी बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी को 370 और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को 400 सीटों से अधिक सीटें दिलाने के लिए कृत संकल्प होकर मतदान कर रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत जी के पास चलते हैं। मुस्कुरा रहे हैं वो आपकी बात सुनकर, मुस्कुरा क्या रहे हैं, बाकायदा ठहाका लगा रहे हैं, वो तो सिर्फ ऑडियो नहीं आ पा रहा है उनका। लेकिन आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए, आप हंसिएगा बात में, कि प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं कि साहब हमारा कार्यकर्ता तो और ज्यादा उत्साहित है क्योंकि वो समझ रहा है हम जीत रहे हैं, तो वो इस जीत को और बड़ी करना चाहता है। तो मुस्कुराइए मत सर, जरा गमगीन नजर आइए और सोचिए कि फिर कांग्रेस का, इंडिया गठबंधन का जो कार्यकर्ता है, जो समर्थक है, वो किस उत्साह की लहर में बहता हुआ पहुंचेगा पोलिंग बूथ पर वोट डालने के लिए, आपके लिए। उसके पास क्या है मुद्दा? रोमाना जी कहते हैं ना कि अपना सोचा होता नहीं, हरि सोचा तत्काल। अभी आज की डेट में मुद्दे की बात छोड़ दीजिए। मुद्दे तो देखिए, अग्निवीर है, बेरोजगारी है, महंगाई है, क्या नहीं है मुद्दा आप हमको बता दीजिए। मुद्दे की अगर बात कीजिएगा तो भारतीय जनता पार्टी को 5 सीट नहीं मिलनी चाहिए, बहुत साफ सी बात समझ लीजिए। क्योंकि झूठ, छल, कपट, प्रपंच और ये छोटे लोगों, प्रेम शुक्ला जी हम जैसे कार्यकर्ताओं के द्वारा नहीं, प्रधानमंत्री जी के द्वारा झूठ बोला जा रहा है। लगातार प्रधानमंत्री जी धर्म के पीछे छुप रहे हैं। तो मुद्दे तो छोड़ दीजिए, हम आज मुद्दे के लिए ना तो बड़ी मस्ती की बहस के लिए बैठे हैं। अभी प्रेम शुक्ला जी 400 नहीं 800 सीट ले जाएं, हमें कोई बहुत परेशानी नहीं है, क्योंकि ना प्रेम शुक्ला जी 800 सीट या 400 सीट यहां से ले जा पाएंगे और नहीं आप दे पाएंगे। अपने जो कंप्यूटर रखा हुआ है, ये सुहाना टाइप क्या लिखा हुआ, तो यहां से नहीं, कंप्यूटर से वो 4 तारीख को मिलेगी सीटें, और 4 तारीख को इनको 150 से 200 के बीच में सीटें मिलने वाली है। ये अपनी अपना बड़ी क्लियर है। हम तो यहाँ पर एक चीज कह रहे हैं, 150 से 200 वाला कहाँ से आ गया गणित? मतलब प्रियंका गांधी 180 कह देती हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं तो कुछ दिन पहले तक तो सोच रहा था शायद 180, लेकिन अब तो मुझे 150 ही लग रहा है। ये बताइए ना मुझे प्लीज, ये गांधी परिवार के पास ये गणित कहाँ से आया? फिर मैं प्रेम शुक्ला जी से इसका जवाब लूंगी, पहले आप बता दीजिए। मैं रुमाना जी, आप अपने घर सहारनपुर होकर के आओ, आपको पता चल जाएगा कहां से आया। आप एक बार हो के आओ ना, आपका तो परिवार बहुत बड़े परिवार से नाता रखता है ना, सहारनपुर की बगल से। आप एक बार जरा पता तो करो वहां जनता के बीच ना, आप ही बता दीजिए। चलिए, मैं इसीलिए बता रहा हूं, जनता के बीच में क्या हो रहा है कि पिछले 10 साल से जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेतृत्व में, छोटे कार्यकर्ताओं ने नहीं, हम जैसे कार्यकर्ता या शुक्ला जी जैसे कार्यकर्ताओं जो झूठ बोला है ना सबको, कभी किसानों को कह देते थे कि भाई अब की हमको वोट दे दो, हम किसान की समस्या दूर कर देंगे, हमको वोट दे दो, हम पशुओं की, आवारा पशुओं की समस्या, ये प्रधानमंत्री जी स्वयं कहते थे। प्रधानमंत्री जी स्वयं कहते थे हम किसानों को एमएसपी दे देंगे, उनकी आय दुगनी कर देंगे, क्या नाम 2-2 करोड़ रोजगार दे देंगे। आज की डेट में प्रधानमंत्री ने कभी नहीं कहा था कि हम पेपर लीक करके 60,000 बच्चों के लिए जो नौकरी पुलिस की निकाली है, जिसमें 60 लाख लोग वो हुए थे, उन्होंने कभी नहीं कहा था कि हम 60 लाख बच्चों को सड़क पर ला देंगे। उन्होंने कभी ये नहीं कहा था कि आरओ के पेपर लीक हो जाएंगे। उन्होंने कभी नहीं कहा था कि देश में हम ऐसी व्यवस्था बनाएंगे ठीक है जिससे महंगाई बढ़ेगी। तो आज की डेट में सब लोग प्रधानमंत्री जी से वो पूछ रहे हैं कि भैया हमारी नौकरी कहाँ है, भैया हमारा क्या नाम जो है एमएसपी कहाँ है, भैया हमारी जो है। सर ठीक है, आपने इतने सारे नाना करते हुए भी आपने इतने सारे मुद्दे और इतने सारे सवाल खड़े कर दिए। हालांकि आप तो बड़ी मस्ती वाली बहस करने के लिए आए थे। कहते हैं कि आप अपने घर चली जाओ, पता चल जाएगा। ये तो अभी आ रही हूँ मैं, घर पर भी आऊंगी मैं, लेकिन पहले प्रेम शुक्ला जी पहले जवाब दे दें, उसके बाद मैं आती हूँ दोबारा आपके पास। जी प्रेम शुक्ला जी आइए। जी, और आज हमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना। देखिए रोमाना जी, क्या है, कुछ लोगों के पास जो है लगातार झूठ बोलने के अलावा, जो सुप्रीम कोर्ट को भी कोर्ट करके झूठ बोलते हो और बाद में कान पकड़ के माफी मांगते हो, उनकी पार्टी के प्रवक्ता तो इसी तरह की बातें करेंगे। रोटी, कपड़ा और मकान कब देने वाले थे? 1947 में यही संकल्प था। गरीबी कब हटाने वाले थे? गरीबी हटाओ की बात की थी 1971 में, और आदरणीय मोदी जी के कार्यकाल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए। इनके यहाँ कुछ कोई फिगर बताने के लिए नहीं, 4 करोड़ मकान जो है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में मिला। आप इनसे पूछ लीजिए इंदिरा आवास में कितने मकान मिले, कोई फिगर नहीं है। 2004 में चुनाव लड़ रहे थे और कांग्रेस के घोषणा पत्र में था 100 दिन में महंगाई घटा देंगे। और इतना बड़ा छल और प्रपंच कि आपने 10 वर्षों में एवरेज इन्फ्लेशन रेट 10% था। पूरी दुनिया में जब एवरेज इन्फ्लेशन रेट 2-3% था, तब डॉक्टर मनमोहन सिंह, फ्रेजाइल 5 की इकोनॉमी के जनक, उनके कार्यकाल में 10% मुद्रास्फीति की दर थी।
और कोरोना जैसी भयंकर महामारी का सामना करने के बाद भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में मुद्रास्फीति की औसत दर 5% रही है। ठीक है। तो हमने जो काम किया किसानों के बारे में, स्वयं एम एस स्वामीनाथन जी ने, जिनको हमने भारत रत्न दिया, स्वामीनाथन जी ने कहा कि मैंने जो रिपोर्ट कांग्रेस के कार्यकाल में दी थी, जिसको इन्होंने ठंडे बस्ते में डाल रखा था, उसकी 90% से अधिक सिफारिशों को अनुपालन करने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में हुआ। एमएसपी पर कई गुना अधिक खरीदी गेहूं की, धान की, तमाम फसलों की हुई और किसान भाई मांगने जाता था खाद। और सोनिया गांधी के नेतृत्व वाली यूपीए की सरकार की बर्बरता की इंतहा थी कि उसको गोली मार देते थे। अब ये किसानों के हितू हो गए, गजब है भाई। ठीक है सर, ठीक है। आपने जो बातें कही उस पर जवाब सुरेंद्र राजपूत जी देना चाह रहे हैं। पहले से ही हाथ उन्होंने खड़ा किया हुआ है अपना, लेकिन वो जो घर को लेकर आप मुझे घेर रहे थे ना, अब मुझे एक जवाब दीजिए आप। और मेरा घर सहारनपुर, आपने आज नेशनल टेलीविजन पर बैठकर बता दिया है कि मेरा घर सहारनपुर में है, लेकिन मुझे बताइए, यहाँ दिल्ली में स्टूडियो में बैठकर जब मैं काम कर रही होती हूँ तो मैं देखती हूँ घर में मेरे प्रचार करने के लिए मोदी जी से लेकर योगी जी तक सब जा रहे हैं। और वहीं आपकी पार्टी के नेता, जिनका भी नाम गिना रहे थे आप, उत्तर प्रदेश पहले चरण की वोटिंग आज खत्म हो रही है, इन 8 सीटों पर प्रचार करने के लिए राहुल गांधी तो टाइम नहीं निकाल पाए। अब मेरे घर पर तो मुझे यह भी नजर आता है, इसे देखूं या देखा कर दूं? कैलाशपुर में, सहारनपुर में प्रियंका गांधी जी का जितना बड़ा ऐतिहासिक रोड शो हुआ है रोमाना, उतना ऐतिहासिक रोड शो तो आज तक किसी का नहीं हुआ। आप भी जानती हैं इस बात को। प्रियंका गांधी जी वहां चुनाव प्रचार करने के लिए गए, हमारे प्रत्याशी ने जिस जिस को मांगा वो हमने उनको दिया। हमारे सवाल ये इसलिए बड़ा हो जाता है क्योंकि ऐसा लगता है जैसे उत्तर प्रदेश को लेकर कांग्रेस पार्टी में उदासीनता है, खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 सीटें जहां पर फाइट में नजर ही नहीं आई ना। मतलब आपने पूरा का पूरा दारोमदार समाजवादी पार्टी पर ही छोड़ दिया कि भाई ठीक है, 8 में से 7 सीटों पर तुम्हारे उम्मीदवार हैं, तुम ही संभाल लो। आप बड़ी चतुराई से सुप्रीम कोर्ट की बहुत बड़ी लॉयर की तरीके से प्रेम शुक्ला जी के जो आरोप हैं उनको बचा रही हैं कि हम उन पे जवाब न दे सकें। मैं आपको फिर से कहता हूं कि कल राहुल गांधी जी की रैली है अमरोहा में, क्या नाम, कल राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी की संयुक्त सभा थी, संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस थी गाजियाबाद। दिखाई सर, पूरी दिखाई। उसी में तो उन्होंने वो 150 वाली बात कही थी जिसको लेकर मैंने आपसे पूछा कि कहां से आ रहा है ये बजट। जी 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 जी, कहिए जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। आप प्रेम शुक्ला जी से राम की स्पेलिंग पूछती हैं, क्या नाम, राकेश जी से पूछ लेती हैं सीता की स्पेलिंग, और हमसे पूछ लेती है चेकोस्लोवाकिया की। तो मसला बड़ा वो गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप मुझ पर। हाँ, वो बिल्कुल। और मैं जिम्मेदारी हल्की फुल्की वाली बहस कर रहे हैं, इसलिए मैं भी बिल्कुल लड़वड़ कर आपको जवाब नहीं दे रही हूँ, मुस्कुरा कर आपके सारे तीर सह रही हूँ। याद रखिएगा, अभी प्रेम शुक्ला जी बड़ी लंबी यहाँ शिकायतों की फहरिस्त सामने आने लगी है। विनोद जी पूछ रहे हैं, हमसे तो स्पेलिंग पूछी नहीं जा रही है। विनोद जी को नाराजगी है, हमसे कोई स्पेलिंग क्यों नहीं पूछ? चलिए विनोद जी जल्दी से, ये जो सीटें हैं, अच्छा जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए ना। अच्छा नहीं, आप कह लीजिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ी हूँ। दोनों वरिष्ठ पत्रकार वेट कर रहे हैं, प्लीज आइए। हाँ, अब देखिए, प्रेम शुक्ला जी आज भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आज कह रहे हैं कि साहब फ्रेजाइल फाइल, पता नहीं कौन कौन सी आंकड़ों की फाइलें, ये अदम गोंडवी तरीके से कहते हैं कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे, ये दावे किताबी हैं। तुम्हारी मेज चांदी की, तुम्हारे जाम सोने के, मगर किसान के घर में फूटी आज भी रकाबी है। 700 किसानों के हत्यारे लोग आज की डेट में पश्चिम उत्तर प्रदेश में कहने वाले लोग कि हम किसान की आय दूनी करेंगे, किसानों का कर्ज और खर्च दूना करने वाले लोग आज की डेट में हमें ज्ञान दे रहे हैं। आज की डेट में ये लोग चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देकर के अपनी 700 की गई जो किसानों की हत्या है उसको जायज ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं मानी जाएगी। आपने गन्ने का रेट कितना बढ़ाया मालूम है आपको प्रेम शुक्ला जी? सर ग्राउंड पर लेकर चलूं, ग्राउंड पर लेकर चलूं। बिहार मुझे लेकर जाना है क्योंकि आज बिहार की जिन 4 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं उनमें एक नवादा की सीट भी है। सर आ रही हूँ, आपके पास आ जाऊंगी, आप आराम से जवाब दीजिएगा। जरा सा पहले शशांक का रुख कर लेते हैं और शशांक से जानते हैं बिहार नवादा में आज दिन भर वोटिंग वाले दिन मूड क्या रहा है? देखिए 3 बजे तक 37.77% वोटिंग हुई है। अभी भी मैं नवादा शहर में एक मतदान केंद्र के बाहर खड़ा हूं। अभी भी लोग धीरे धीरे आ रहे हैं। जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं जैसे रजौली या इसके अलावा जो एक और क्षेत्र है वहां पे शाम 4 बजे तक वोटिंग हुई है, लेकिन नवादा टाउन
वारसलीगंज, हिसुआ, यहाँ शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। नवादा में कुल 1700 से ऊपर बूथ बनाए गए हैं और यहाँ 20,10,000 करीब वोटर हैं। लोग अभी भी धीरे धीरे आ रहे हैं और वोट दे रहे हैं। कुछ मुस्लिम समाज की महिलाएं हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आप लोग वोट देने आई थी अम्मा, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर आप लोग वोट की हैं? हाँ, जरूरी था इसलिए दे दिया। हाँ, जरूरी था, लेकिन यहाँ आई हैं तो क्या सोच कर आई, किस तरह की सरकार चाहती है? हाँ, अच्छा सब कुछ हो और क्या, सब कुछ अच्छा हो। कैसा सांसद चाहती है? सब तरफ अच्छा ही अच्छा रहे बस। अच्छा रहे। आप लोग भी वोट की हैं, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट की है? जी, हर चीज़, हर सोसाइटी मतलब अच्छा हो, हर के लिए, लड़का लड़की सब के लिए, पढ़ाई वगैरह सब चीज़, जैसे आजकल रेप वगैरह हो जाए, लड़की को भी छूट देना चाहिए हर चीज़ में, वो अपने से मतलब कर पाए, अपने पे डिपेंड हो पाए, हर चीज़ की करना है। इस तरह का सांसद हो आप? जी, अच्छा चाहिए, मतलब कि हर तो देखिए, जो वोटर्स हैं हम उन लोगों से बात कर रहे थे। कोई विकास के मुद्दे पर वोट कर रहा है, कोई चाहता है कि महंगाई जो है वो कम हो। देखिए यहाँ पे बीजेपी से विवेक ठाकुर प्रत्याशी हैं और आरजेडी से प्रत्याशी हैं। क्योंकि आम नागरिक जो है बिना किसी भय के, बिना किसी पक्षपात के डर के सीधे पोलिंग बूथ पर आता है और जो उसके मन में होता है उसके लिए वोट डालता है। बहुत शुक्रिया शशांक आपका इन वोटर से भी बात कराने के लिए और आज दिन भर नवादा में जो तस्वीर उभरी उसका एक ब्यौरा दर्शकों के सामने रखने के लिए। तो वोट परसेंटेज का मैथमेटिक्स और किसका गणित बैठेगा फिट, इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। 102 सीटों पर 21 राज्यों की वोट डाले जा रहे हैं। अभी भी चंद मिनट बाकी हैं, शाम 6 बजे तक वोट डाले जाने हैं और कुल मिलाकर यहां पर तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं जिनके जरिए हम समझना चाह रहे हैं कि क्या इस वोट परसेंटेज का सीधे कुछ हार जीत से कनेक्शन बनता है क्या। लेकिन विनोद जी, मैं आपको इस चर्चा में लेकर आना चाहूंगी और उस सवाल के साथ जहां पर हमने चर्चा को रोका था कि एक तरफ से 400 पार का नारा और दूसरी तरफ राहुल गांधी सामने आते हैं, कहते हैं साहब ये तो 150 भी नहीं पार करने जा रहे। तो किस तरीके से देखा जाए अब इस नए आकलन को, जो कांग्रेस, ये तो अभी का ज्ञान है, 150 पार भी नहीं कर रही बीजेपी। देखिए, ये कांग्रेस का जवाब है भारतीय जनता पार्टी को 400 पार का। दरअसल नेता लोग जो है, जो बड़े शीर्ष नेता होते हैं, देर से नहीं आया ये जवाब। हाँ, देर से आया। जो शीर्ष नेता होते हैं वो नैरेटिव बनाते हैं अपने कार्यकर्ताओं को, प्रेम शुक्ला और सुरेंद्र राजपूत जी जैसे कार्यकर्ताओं को टॉकिंग पॉइंट देने के लिए। अब जब से मोदी जी ने 400 पार और 370 की बात की, बीजेपी का हर नेता, हर कार्यकर्ता 370 400 के अलावा कोई बात नहीं करता। अब राहुल गांधी को लगा कि देर हो गई तो उन्होंने तुरंत 150, पहले 180 का, फिर 150 का, अब सुरेंद्र राजपूत 180 से 150 पे आ गए। तो कार्यकर्ता, अब कांग्रेस की किसी भी कार्यकर्ता से बात करिए, प्रवक्ता से, वो कहेगा 150 सीटें आ रही हैं, 180 आ रही हैं, क्योंकि राहुल जी ने बोल दिया। ऐसे बीजेपी की कार्यकर्ता से बात करिए, वो 370 400, क्योंकि मोदी जी ने बोल दिया। तो शीर्ष नेता जो नैरेटिव गढ़ते हैं पार्टी के कार्यकर्ता, उसी को नीचे तक ले जाते हैं और वो गढ़ाई इसलिए जाता है ताकि पार्टी के कार्यकर्ताओं को कुछ मिले और उस बात को आगे बढ़ाया जाए। राकेश शुक्ला जी कुछ जोड़ना चाह रहे थे, सर आइए। मेरा ये कहना है कि भारतीय राजनीति में जो राष्ट्रीय परिदृश्य होता है उसमें दो ही राजनीतिक दलों को मतदाता पसंद करता है, एक भारतीय जनता पार्टी, एक कांग्रेस। केंद्रीय राजनीति में खासकर लोकसभा चुनाव में यदि आप देखें तो, ठीक है जी, तो उसमें यदि वोटों का प्रतिशत देखें तो भारतीय जनता पार्टी यदि 22-23 करोड़ वोट लेके आगे है तो कांग्रेस को भी 11 करोड़ के आसपास जो मिला हुआ वो कम वोट नहीं है। सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि कांग्रेस की तरफ से अपना वोट बढ़ाने का प्रयास मतलब क्यों नहीं किया जा रहा। अब भारतीय जनता पार्टी की यदि अपन बात करते हैं तो राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, उसमें प्रधानमंत्री जी की तरफ से कहा गया कि हमें इस बार 50 से 60% वोट हर मतदान केंद्र में चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि 2004 की तरह सुस्त होकर नहीं बैठना है, मेहनत करना है। तो जो 400 का नैरेटिव और 370 का नैरेटिव है उस पे भी कांग्रेस की तरफ से देरी से 150 कहा गया। मेरा ये मानना है कि कांग्रेस की तरफ से या विपक्ष के गठबंधन की तरफ से कहा जाता कि हम इस बार इतनी संख्या लेके आएंगे तो मुझे लगता है वो कंपैरिजन बेहतर होता। तो मतलब आप राहुल की तरफ, राहुल जी की तरफ से ये कहा गया है कि हम 180 से 150 में आ गई है, लेकिन हम अपना आंकड़ा नहीं बताएंगे। उससे कार्यकर्ताओं पे क्या मैसेज जाएगा? कॉन्फिडेंस कम होता है उससे कार्यकर्ताओं का। क्या अपना बीजेपी का आंकड़ा बताया, लेकिन कांग्रेस, राहुल गांधी बीजेपी का आंकड़ा बता रहे हैं। इस पर चर्चा आगे कर लेंगे, लेकिन ग्राउंड पर पहले चलना होगा हमें। मध्य प्रदेश आपको लेकर चलेंगे। मध्य प्रदेश में हमारे सहयोगी रविकांत इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, छिंदवाड़ा से जुड़ रहे हैं। छिंदवाड़ा वो सीट, मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों की वो इकलौती सीट जो चाहे 2014 हो चाहे 2019 हो, 29 में से 28 की 28 सीटें बीजेपी जीत ले जाती है और सिर्फ एक ये छिंदवाड़ा की सीट जो हर बार कांग्रेस की झोली में आ जाती है। आज दिन भर छिंदवाड़ा का चुनावी मिजाज आपने ग्राउंड पर किस तरीके से देखा रविकांत?
देखिए रोमाना, हर जगह ही ये नज़र आ रहा था कि कांटे की टक्कर जिसे कहते हैं, हर जगह बीजेपी को भी पूछने वाले लोग मिल रहे हैं, कांग्रेस को भी पूछने वाले लोग मिल रहे हैं, कुछ साइलेंट वोटर्स हैं। ज़्यादातर मुस्लिम इलाकों में जब हम गए तो वहाँ पर साइलेंट वोटर ज़्यादा थे। आपको बता दें कि इस समय जब आप बात कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा वोटिंग हो रही है। दिन भर कड़ी धूप थी, जिसकी वजह से धूप में लोग कम निकल पा रहे थे। किसी भी पोलिंग बूथ पर लंबी लाइन देखने को नहीं मिल रही थी, लेकिन अब जबकि थोड़ा धूप कम हुई है, तमाम लोग हमारे साथ खड़े हुए हैं। इतने लोग सुबह नहीं मिल रहे थे और इनसे भी हम बात करेंगे कि इन लोगों ने किस मुद्दों पर वोट दिया है। बहुत सारी चीज़ें मुद्दों से पता लगती हैं कि छिंदवाड़ा की जो जनता है वो क्या सोच रही है। आप लोग बताइए, क्या मुद्दे थे आप लोगों के? हम चाहते हैं कि छिंदवाड़ा की जो जनता का जो सोच है कि 44 साल से जो विकास कमलनाथ जी कर रहे थे और विकास का स्तर जो रुक गया है, अब बंटी साहू को जिताकर। आप बताइए। जी, मैं देश का और अपने छिंदवाड़ा जिले के विकास के लिए अपना वोट देने आया हूँ। ठीक है, कोई भी प्रत्याशी का नाम ना बताए, सिर्फ वोटिंग किस मुद्दे पे दिया है। आप बताइए, वोटिंग किस मुद्दे पे? विकास के मुद्दे पर वोटिंग हुई है और भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में भारी मतों से। आप बताइए। बस वोटिंग उसी हिसाब से हुई है। आप लोग बताइए। जी, हम तो रोजगार के लिए और देश के विकास के लिए वोटिंग किए हैं। आप क्या कह रहे हैं? लोकल कैंडिडेट इस बार हमारे यहाँ पे था, इसलिए हमने उनको समर्थन किया। आप बताइए। देश के विकास के लिए वोट। विकास के लिए। आप लोग बताइए, क्या मन में था वोट करते समय? वोट करते समय मन में था कि जो शांति का टापू बना है अपना छिंदवाड़ा शहर, वो भी आगे कायम रहे। इस शांति के टापू के लिए सब लोग। शांति का टापू है। 44 साल से जो छिंदवाड़े का विकास हुआ है उसके लिए लोगों ने मत दिया है अपना, और आगे भी उम्मीद है उनसे कि ये विकास करते हैं। आधे लोग इधर आधे लोग उधर दिख रहे हैं। सर, विकास पुरुष की जरूरत है। लोकलिटी पे देखा जाएगा तो 44 साल से वो हमारे यहाँ पे रेसिडेंटल नॉन रेसिडेंटल नहीं कहलाएंगे। अपनी उंगली दिखा दीजिए, सब लोग वोटर है ना। यहाँ पर ये सारे लोग वोटर हैं और वोट दे करके आए हैं। इस समय सबसे ज्यादा वोटिंग हो रही है। आप लोग बताइए, आप किस मुद्दे पर वोट किया? महंगाई और बेरोजगारी और विकास के लिए। महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा। बिल्कुल, तो ये छिंदवाड़ा की जनता अपने अलग अलग मुद्दों को लेकर वोटिंग बूथ पर कुछ ने वोट डाल दिया है, कुछ वोट डालने के लिए पहुंचे। और ये अच्छी तस्वीर दिखाई रविकांत आपने कि जैसे जैसे शाम ढल रही है, अब हालांकि वक्त कम बचा है, लेकिन अभी भी लोग निकल रहे हैं घर से वोट डालने के लिए। और देखिए, अगर 6 बजे से पहले पहले आप पोलिंग बूथ पर जाकर लाइन में खड़े हो जाएंगे ना, तो अगर 6 भी बज जाएगा तो भी आपको वोट डालने की इजाजत दी जाएगी। तो इसलिए अभी भी मौका है, जल्दी से निकलिए अपने घर से। अगर आपके इलाके में वोटिंग हो रही है, आपने अभी तक वोट नहीं दिया और आपके किसी जानने वाले ने वोट नहीं दिया, तो अपनी जिम्मेदारी प्लीज निभाइए। रविकांत, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका ये तस्वीर हमें दिखाने के लिए। अब अच्छा, सुरेंद्र राजपूत जी के पास जाना था, सवाल छोड़ा था राकेश शुक्ला जी ने कि साहब कोशिशें कांग्रेस की कम पड़ जाती हैं, कांग्रेस की तरफ से ही कमी रह जाती है क्या? लेकिन सुरेंद्र राजपूत जी तो अभी फिलहाल हमारे साथ नहीं है। राकेश शुक्ला जी, आपकी बात का जवाब लूंगी मैं आगे, अगर जुड़ जाएंगे सुरेंद्र राजपूत जी हमारे साथ शो में। लेकिन तब तक प्रेम शुक्ला जी का रुख करते हैं। प्रेम शुक्ला सर, आप पहले कुछ बोलना चाह रहे थे, अपनी बात रख लीजिए सर, कुछ जवाब देना चाह रहे थे आप। जी नहीं, दरअसल आपने बात ही बदल दी, तो मैंने कहा वो प्रसंग शेष नहीं बचा। श्रीमान राजपूत जी जो हैं, आ गए सर, बार बार जिस तरह की बातें रखते हैं कि मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है, मुझे राम पर सवाल, आप राम पर सवाल पूछ ले रही मुझसे, जिकोस्लाविया की स्पेलिंग उनसे पूछ ले रही हैं। अरे भाई राजपूत जी, आपसे जिकोस्लाविया नहीं राम की स्पेलिंग पूछ लेते हैं। आप मुझे जिकोस्लाविया की जगह जो है राम की स्पेलिंग पूछ लेते हैं। आप कृपा करके मुझे बताइए ना कि 2017 के चुनाव में भी तो आप उत्तर प्रदेश में जो है विधानसभा में कह रहे थे कि हम सरकार बना लेंगे, 7 सीट पे आ गए। अभी 2022 के चुनाव में आप कह रहे थे कि हम सरकार बना लेंगे, 2 सीट पर आ गए। तो इसमें जो है रोमाना जी गलती है। बारंबार आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उन बातों का परिणाम क्या होता है? अभी श्रीमान राहुल गांधी कह रहे हैं मुझे बड़ा मजा आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी 100 सीट नहीं क्रॉस करेगी। आप मुझे कृपा करके बता दीजिए ना, आप 50 सीट कहां से लाएंगे? मैं भी ये कहना चाहती हूँ सर, ये आपने तो बहुत फंसा दिया सुरेंद्र भाई को। नहीं प्रेम भाई, अगर बीजेपी की तरफ से कांग्रेस से राम की स्पेलिंग पूछी जाएगी सर, फिर तो मतलब बीजेपी ने निरुत्तर कर दिया सर कांग्रेस को। ये आपने क्या कर दिया?
बीजेपी कांग्रेस से राम की स्पेलिंग पूछ रही है। सांप्रदायिक कह देंगे वो, जवाब ले लेते हैं। राम की स्पेलिंग पूछ के देखिए, ये सांप्रदायिक करार दे देंगे आपको। ठीक है, मैं जवाब माना जी आप सांप्रदायिक हो गई, राम की स्पेलिंग क्यों पूछ रही है? ठीक है सर, ठीक है। आप तो प्रभु श्री राम के पुजारी हैं, हम लोग प्रभु श्री राम के वंशज हैं। एक चीज को, इस चीज को जानिए, एक बात। दूसरी बात हम आपको बता दें, एक चीज समझिए इस बात को कि आप पहले हम चुनाव हार गए। आप लोग 1952 से लगातार चुनाव हारते आ रहे हो 2014 तक। तो क्या आपने चुनाव लड़ना छोड़ दिया? आपने दावा करना छोड़ दिया? जब आपकी 2 सीटें आई थी तो क्या तब आपकी पार्टी में, अरे बीच में मत सर, बीच में मत बोलिए प्लीज, देखिए अच्छी डिबेट चल रही, चलने दीजिए ना। तो मैं आप बता, जब आपकी 1984 में खाली 2 सीट आई थी तब आपने क्या दावा करना छोड़ दिया था? या आपने जब आपकी 2012 में मात्र 48 सीट आई थी उत्तर प्रदेश में, तब आपने दावा करना चुनाव से पहले छोड़ दिया था? 2004 में आपकी 138 सीट आई थी, या 2009 में आपकी उत्तर प्रदेश में 19 सीट आई थी, 9 सीट आई। तो ये मूल रूप से हर पॉलिटिकल पार्टी जीतने के लिए चुनाव लड़ती है, नंबर 1। सही। हर बार चुनाव की परिस्थितियां अलग होती हैं, नंबर 2। अहंकार जो आप लोगों को आ गया ना, जो आपके माथे पर अहंकार बोल रहा है, याद रखिए इस अहंकार का तो बदला जो था वो रावण को भी मिला था। अहंकार किसी का नहीं रहता, ना आपका रहेगा ना मोदी जी का रहेगा। जनता सबका अहंकार चूर करती है। हमें भी शायद 2014 में थोड़ा बहुत अहंकार आ गया होगा। आप इस चीज को जानिए, जनता के मुद्दे पकड़िए। आपने अग्निवीर जैसे समस्या पैदा की है जनता के सामने, आपको क्षमा मांगनी पड़ेगी। आपने जो 60 लाख लोगों को सड़क पर आपने लगा दिया है पुलिस भर्ती में, जो पेपर लीक करा करके, आपको क्षमा मांगनी पड़ेगी। आप जिस तरीके से हाथरस से लेकर के कानपुर की बेटियों के बलात्कारियों को बचाते हैं, कठुआ के बलात्कारियों के लिए आप लोग रैली निकालते हैं, आपको देश से क्षमा मांगनी पड़ेगी। आपने जिस बात का जिक्र किया सर, ये कठुआ वाला जो आपने जिक्र कर दिया यहाँ पर सर, ये सेल्फ गोल हो गया। और ये बात मैं इसलिए कहना चाहती हूँ सर, क्योंकि बतौर महिला मुझे तो खुद बड़ी पीड़ा है। कैसे वो कठुआ में उस बच्ची के लिए जिसने वो रैली निकाली सर, उसी को वहां से कांग्रेस ने उम्मीदवार बना दिया। ये तो सर मेरे मन की बात थी। बहुत अच्छा आप कठुआ की बात लेकर आए सर। लाल सिंह को कांग्रेस ने उम्मीदवार बना दिया सर। आप ये कहना चाहती हैं कि लाल सिंह जो है वो कांग्रेस का आदमी था जो भारतीय जनता पार्टी से रैली निकलवा रहा था? सर मैं ये कह रही हूँ कि जिसने झंडा उठाया था कठुआ में, जो बच्ची के साथ दरिंदगी हुई थी, उन दरिंदों को बचाने के लिए वो आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी में दोबारा शामिल होकर कांग्रेस का उधमपुर से उम्मीदवार है। मैं ये कहना चाह रही हूँ सर। रुमाना जी, आप ये नहीं कहना चाह रही, आप भारतीय जनता पार्टी की निर्लज्जता को बचाना चाहती हैं। जिस आपका नजरिया है सर, सुनिए एक मिनट, जिस पार्टी के निर्देश पर उस पार्टी के कार्यकर्ता ने वहां पर किया था, आप ये कहना चाहती कि वो पार्टी का कार्यकर्ता नहीं था? आप ये कहना चाहती थी कांग्रेस का था? आप ये कहना चाहती कि पार्टी का निर्देश नहीं था? आप ये कहना चाहती हैं बीजेपी से तो वो निकल गया ना सर। मैं तो ये कहना चाह रही हूँ बीजेपी में तो वो नहीं है ना आज की तारीख में, और उसके बाद बीजेपी छोड़कर अपनी अलग भी पार्टी बना ली। सर कठुआ वाले मामले में सर, कठुआ वाले मामले में सर कांग्रेस जो है वो एक्सपोज हुई है सर। बच्चे जो है उसके पिता को मार दिया जाता है आत्महत्या करने के लिए। आपने कठुआ का नाम लिया, मैंने कठुआ की सच्चाई देश के सामने रखी। भाजपा का एक नेता हमारे यहाँ आया है, भाजपा का नेता, और उस भारतीय जनता पार्टी को आप बचा रही हैं जैसे मैं किसी पार्टी को नहीं बचा रही हूँ सर। एक महिला के तौर पर ये मुद्दा मेरे दिल के वाकई में बहुत करीब था, और इसी वजह से आपने जैसे ही कठुआ का नाम लिया, मैंने फौरन आपको इस मुद्दे पर आईना दिखाने का काम किया। अब आप सर अपने बचाव में मुझे कटघरे में खड़ा करने लगे कि मैं बीजेपी की प्रवक्ता बन गई। मैं समझ रही हूँ आपकी मुश्किल कि कहाँ तो आप बहुत ही हंसते मुस्कुराते इस डिबेट को करना चाह रहे थे, और अब आप इस तरीके से घिर गए सुरेंद्र भाई कि आप आग बबूला रहे हैं, क्योंकि आपके पास भी कोई बचाव का यहाँ पर तर्क है नहीं। मैं जरा जल्दी से महाराष्ट्र ले चलूं, मैं महाराष्ट्र ले चलूं दर्शकों को। सुरेंद्र भाई दोबारा आपके पास आ जाऊंगी। नागपुर से वैभव परब हमारे साथ मौजूद हैं। वैभव, दिन भर हमने आपकी रिपोर्टिंग देखी, नितिन गडकरी जी से भी आप बात कर रहे थे, वो भी हमने दर्शकों को सुनाया। मुझे जल्दी से बता दीजिए, आज दिन भर नागपुर में जो वोटर का मूड रहा, मिजाज रहा, उसे ग्राउंड पर आपने कैसे असेस किया है? आपका आंकलन वैभव।
जी देखिए, सर पर सूर्य है वो गर्मी से मंडरा रहा था, करीबन 42 डिग्री सेल्सियस इतना तापमान था। ऐसी हालत में भी यहाँ का वोटर है वो अपना मतदान का हक बजाने के लिए वोटिंग सेंटर पे आया था। कहीं नौजवान थे, कहीं युवक थे, कहीं बुजुर्ग थे, सब जन अपने घर से बाहर पड़े थे कि अपना हक बजाने के लिए। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि नागपुर ऐसा एक इलाका है, लोकसभा क्षेत्र है, जहाँ पे एक तगड़ी फाइट हो रही है। नितिन गडकरी से लेके यहाँ के कांग्रेस के उम्मीदवार तक काफी टफ फाइट यहाँ पे हो रही है। और ये 5 विदर्भ में 5 लोकसभा सीट ऐसी है जहाँ पे कांटे की टक्कर हो रही है, भाजपा को जूझना पड़ रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर कमोबेश हर तरफ से यही खबर सामने निकल कर आ रही है कि साहब मामला बेहद कांटे का आज देखने के लिए मिला है। 102 सीटें पहले चरण की, शाम 6 बजे तक वोटिंग होनी है। और सबसे अच्छी बात यह कि लोकतंत्र के इस पर्व में जो आम नागरिक है वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता हुआ नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज के शो में मेरे साथ जुड़ने के लिए।